हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी के क्लास 11th के अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसका नाम है विधायिका। देखिए, विधायिका वाला जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे विधायिका में क्या क्या दिया गया है और कौन कौन सी बातें किताब में जो है वो शामिल की गई हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं विधायिका के बारे में। देखिए, लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश शासन प्रणाली पर आधारित है। तो भारत में लोकतंत्रीय जो संसदीय शासन प्रणाली है वह किस पर आधारित है? ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। इसकी बहस, विरोध प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। तो विधायिका का जो चयन है वो कौन करती है? जनता करती है। अब हम आगे बात करें। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया है। देखिए, भारतीय संसद जो है वह एक तो राष्ट्रपति से बनती है, एक लोकसभा से बनती है और एक राज्यसभा से बनती है। तो भारतीय संसद में प्रेसिडेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा को सम्मिलित किया जाता है। तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस व्यवस्था को द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका से अभिप्राय समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देना है। देखिए, पढ़े लिखे लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है राज्यसभा में, और लोकसभा के द्वारा जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको भी क्या दिया जाता है? प्रतिनिधित्व दिया जाता है। दूसरा लाभ, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार करने का भी प्रावधान किया जाता है। मान लीजिए कोई प्रावधान है, लोकसभा में पास हुआ है, तो राज्यसभा इस पर विचार करती है। जब राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वह क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो इस तरीके से इसके 2 लाभ हैं कि यदि कोई सर्वसम्मति एक सदन में बनी है तो दूसरा सदन उसकी क्या कर सकता है? समीक्षा कर सकता है, और उस समीक्षा के द्वारा यह निर्णय ले सकता है कि कौन सा जो निर्णय लिया गया है वो सही है या गलत है। आगे हम बात करते हैं। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ध्यान दीजिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। यानी 1/3 सदस्य क्या होते हैं? इससे रिटायरमेंट हो जाते हैं, 1/3 सदस्य हट जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब हम बात करें, अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो आप देखते होंगे कि अमेरिका में जो है द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है उसमें प्रत्येक राज्य को समान सीटें दी गई हैं, लेकिन हमारे भारत में क्या किया गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा होगी, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की जनसंख्या भी क्या है? सदस्यों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा है, और राजस्थान में भी जनसंख्या अच्छी है, तो यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी है? 10 है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य को समान सीटों में बांटा गया है, चाहे वो उसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, चाहे वो उसकी जनसंख्या कम हो। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा का प्रतिनिधि चुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आगे हम बात करें, 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत अवश्य होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो उसका वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी है। किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम होना जरूरी है, वही व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं। देखिए, राज्यसभा के पास वित्तीय शक्तियां होती हैं। वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। कितने दिन तक विचार कर सकती है? 14 दिन तक वित्त विधेयक पर राज्यसभा विचार कर सकती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां राज्यसभा के पास होती हैं।
प्रशासनिक शक्तियां, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी मंत्री यदि है तो उसके विभाग से संबंधित प्रश्न राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं। अन्य शक्तियां चुनाव संबंधी शक्ति, महाभियोग संबंधी शक्ति, आपातकाल स्थिति की घोषणा संबंधी शक्ति, न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने इत्यादि पर दोनों सदनों में अनुमति जरूरी होती है। तो दोनों सदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति बहुत जरूरी होती है। किन पर? चुनाव में, महाभियोग में, आपात स्थिति में, न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने की स्थिति में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अनुमति बहुत जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिकतम संख्या, लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 होती है। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हुआ है, 550 होती है, अधिकतम संख्या 550 होती है। और वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 मनोनीत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। और देखिए वर्तमान में एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था लोकसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया है। और लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। यह अस्थायी सदन है और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसे कार्यपालिका को हटाने की भी शक्ति प्राप्त है। तो लोकसभा को कार्यपालिका को भी हटाने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चयन किया जाता है और इसी से केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का गठन होता है और इसी लोकसभा के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन सी पार्टी का जो नेता होगा या सर्वमान्य नेता होगा वह प्रधानमंत्री बनेगा। तो लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा पढ़े लिखों का सदन है, उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है। अब हम बात करते हैं संसद के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। देखिए, कानून बनाना संसद का कार्य है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना संसद का कार्य है, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना संसद का कार्य है, संविधान संशोधन संसद का कार्य है, निर्वाचन संबंधी कार्य संसद के होते हैं, न्यायिक कार्य होते हैं, प्रतिनिधित्व का अर्थ ये होता है कि कौन कौन सी व्यक्तियों को किन किन निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर लाया गया है और किसको मंत्रिमंडल का भार सौंपा गया है। तो यह भी कार्य किसका होता है? संसद का होता है। संसद बहस का मंच है। लोकसभा की विशेष शक्तियां धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। तो लोकसभा की विशेष शक्ति क्या है कि वह धन विधेयक को प्रस्तुत कर उसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है लोकसभा। लेकिन राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। उस पर 14 दिन के लिए केवल क्या रख सकती है? उस पर पुनर्विचार कर सकती है और उसके बाद उसे पास करना ही होता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मंत्रिपरिषद किसके सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और विधेयक, प्रस्तावित कानून का प्रारूप, सरकारी विधेयक जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं। अब सरकारी विधेयक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक सरकारी विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे विधेयक जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें सरकारी विधेयक कहा जाता है और इसके अंतर्गत आते हैं धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब हम बात करते हैं गैर सरकारी विधेयक। संसद का अन्य कोई सदस्य उसको पेश करता है, जिसमें साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक शामिल हैं। तो ध्यान दीजिए, धन विधेयक केवल मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है और यह एक सरकारी विधेयक है। अब हम बात करते हैं संसद की प्रक्रिया में। प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है समिति स्तर पर, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है और तृतीय वाचन होते हैं। तो संसद में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है और तृतीय वाचन होता है। फिर उसके बाद दूसरे सदन में प्रक्रिया होती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यदि कोई भी विधेयक पेश किया जाता है तो वह क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो पहला वाचन होगा, दूसरा वाचन होगा, फिर संसद की विशेष प्रक्रिया होगी, फिर तीसरा वाचन होगा, फिर दूसरे सदन में प्रक्रिया होगी। दूसरा सदन कोई सा भी हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है या लोकसभा हो सकता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो विधेयक है वह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। संसदीय नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं? देखिए, बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव। संसदीय कार्य प्रणाली पर या संसद में कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिस पर नियंत्रण रखा जा सकता है तो वो इनके द्वारा बहस और चर्चा के द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है।
कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। यदि देखिए संसद के सदस्य किसी विधेयक में सहमत हैं तो वह कानून बन जाएगा, स्वीकृति हो जाएगी। और यदि कोई ऐसा विधेयक है जिस पर सभी सदस्य सहमत नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। वित्तीय नियंत्रण रखा जा सकता है संसद पर। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। यदि किसी बात पर सभी लोग सहमत नहीं हैं तो उस बात के लिए क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अब हम बात करते हैं संसदीय समितियों के बारे में। देखिए समिति एक छोटी संख्या है जिसे विशेष कार्य सौंपा जाता है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा में या संसद में कौन कौन सी समितियां होती हैं? पहली समिति है वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां के अंतर्गत लोक लेखा समिति होती है। ये लोक लेखा समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च किस तरह से होता है और नियमानुसार हुआ है या नहीं हुआ है तो इस पर निगरानी रखती है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति, खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है इस पर आकलन किया जाता है प्राक्कलन समिति के द्वारा कि खर्चा एक व्यवस्थित रूप से कैसे किया जा सकता है। तीसरी समिति है लोक उपक्रम समिति। सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योगों का व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं। तो लोक उपक्रम समिति। वित्तीय समितियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति क्या करती है? भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं हुआ इसके बाद का जांच करती है। प्राक्कलन समिति खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है। लोक उपक्रम समिति सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है, उद्योगों का व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे इस बात पर निगरानी रखती है लोक उपक्रम समिति। दूसरी समिति होती है विभागीय स्थायी समितियां। यह कृषि, वाणिज्य उद्योग, गृह मंत्रालय इत्यादि संबंधी विधायकों की जांच करती है। अन्य समितियां भी होती हैं। अन्य समितियों में नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, आश्वासन समिति। नियमन समिति मतलब कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए। विशेषाधिकार समिति यानी विशेष अधिकार के कार्य यदि किए जाएंगे तो उससे संबंधित समिति होती है। कार्य मंत्रणा समिति, आश्वासन समितियां अन्य समितियों के अंतर्गत आती हैं। अगली जो समिति है वह है तदर्थ समिति। विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। बोफोर्स समझौते से संबंधित संयुक्त समिति तदर्थ समितियों की में शामिल थी। समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही नामंजूर करती है। तो देखिए जो समितियां जो हैं जो सुझाव देती हैं वो संसद उनको क्या करती है, नामंजूर नहीं करती है, उनको मंजूर करती है, उसकी बात को मानती है। अब हम बात करते हैं संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। देखिए संसद का सार्थक व अनुशासित होना संसद पर एक नियंत्रण का उदाहरण है। इस यानी सार्थकता से और अनुशासन के द्वारा संसद स्वयं पर नियंत्रण रखती है। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो देखिए जो सदन का अध्यक्ष होता है संसद में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो वह भी संसद की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों पर अपना नियंत्रण रखता है। दल बदल निरोधक कानून 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः इसे संशोधित किया गया। तो दल बदल कानून को पुनः 91वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें। दल बदल जो है वह अनुसूची 10 में शामिल है, दल बदल निरोधी कानून, और यह जो कानून है 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। देखिए दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो, दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे, उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता में अयोग्य ठहरा सकता है। भारतीय संघात्मक सरकार में देखिए वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन इकाइयों से मिलकर भारत में संघीय शासन की स्थापना हुई है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त दिया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय है, मतलब केवल विधानसभा है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा भी है और क्या है, विधान परिषद भी है। द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है, उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र स्तर पर निम्न सदन लोकसभा है और राज्य स्तर पर विधानसभा होती है, और केंद्र स्तर पर उच्च सदन होता है राज्यसभा और राज्य स्तर पर होती है विधानसभा। देखिए द्विसदनात्मक राज्य, देखिए पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। तो द्विसदनात्मक राज्य कौन कौन से होते हैं, इसकी ट्रिक है A, K, T, M, B,
यू, इसको याद रखें आप, AKTMBU। एक दो बार रिवाइज करें, AKTMBU, AKTMBU। ए मतलब आंध्र प्रदेश, के मतलब कर्नाटका, टी मतलब तेलंगाना, एम मतलब महाराष्ट्र, बी मतलब बिहार और यू मतलब उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना ये दक्षिण के राज्य हैं। महाराष्ट्र और बिहार और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं विधानसभा की शक्तियाँ क्या होती हैं। देखिए, विधानसभा की शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं, चुनाव संबंधी कार्य होते हैं, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ होती हैं। और अब हम बात करते हैं विधान परिषद की शक्तियाँ। देखिए, विधान परिषद की शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। दोनों सदन ने राज्य विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। देखिए, जिस तरह से केंद्र में लोकसभा ज़्यादा प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, उसी तरीके से राज्यसभा में, राज्य स्तर पर भी विधानसभा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें। और आगे हम बात करें कि देखिए, जो पॉलिटी हम NCERT पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप GK से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो SSC का है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो UPSC IAS का एग्जाम है, चाहे वो RPSC का है या BPSC का है या किसी भी अन्य राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन का है, या फिर आप टीचर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, या फिर थर्ड ग्रेड का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, TGT दे रहे हो, PGT दे रहे हो, जहाँ पर पॉलिटी विषय संबंधी कोई भी प्रश्न आता है तो NCERT को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा, हमारी नॉलेज में भी वृद्धि होती है। और जितना भी हायर एग्ज़ाम होता है उन सब में NCERT को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए NCERT के जितने भी पार्ट हैं, आपको जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं, बहुत कम समय में एक रिवीजन के तौर पर आप इन क्लासेस को देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको इन क्लासेस के माध्यम से लाभ होगा। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल रोवाफ एजुकेशन को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वहाँ पर इनकी PDF समय पर मिलती रहेंगी। और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और धीरे धीरे आपको बहुत सारा जो सिलेबस है वह आपको दिया जा रहा है। और हमारे जो चैनल पर प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो आपकी जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ उस विषय से संबंधित आपको समस्त जानकारी प्राप्त होगी और निश्चित रूप से आपको पढ़ने के बाद लाभ होगा। और इसी के साथ आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।